बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। So we are continuing our chapter carbohydrates, mucopolysaccharides, और ये करने के बाद हम आगे लिपिड शुरू करेंगे। तो म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स में आगार और पेक्टिन्स भी होते हैं। आगार ज़्यादातर सीवीड्स में होता है। सीवीड्स आपके जैसे सी ग्रास होती है ना, उसको कहते हैं। जैसे आपकी ये आपकी इस तरीके से सी ग्रास होती है और ये इसकी ड्राइड फॉर्म है, ज़्यादातर एशियन कुजीन में यूज़ होती है। और ये इसकी जेलिंग फॉर्म है, ठीक है, ये इसकी फ्रेश फॉर्म है। तो ज़्यादातर आपकी जो सीवीड होती है, सीवीड फॉर योर इन्फॉर्मेशन हलाल होती है, आप कंज्यूम कर सकते हैं सीवीड को। ऑल्दो सीवीड इज़ मेड फ्रॉम एलगी बट इट्स कंसिडर्ड हलाल। तो आपकी जो आगार है वो सीवीड में होती है। ये पॉलीमर है गैलेक्टोज सल्फेट और ग्लूकोज का। ये भी एक्ट करती है एज अ डाइटरी फाइबर, ये डाइजेस्ट नहीं होती। एगरोज विद गैलेक्टोज एंड anhydrogalaktose is useful in laboratory as a major component of microbial culture media and in electrophoresis. electrophoresis आपका एक प्रोसेस है, लेबॉर्ट्री प्रोसेस है। और इसके अलावा अगरोज जो है वो लेबॉर्ट्री में यूज़ होता है। जितने भी हम बैक्टीरियाज वगैरह को स्टडी कर रहे होते हैं, बैक्टीरिया कल्चर्स बनाते हैं। बैक्टीरिया कल्चर्स होते हैं कि आप बैक्टीरिया को पेट्री डिश पे या किसी भी एक एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में ग्रो करवाते हैं। तो बैक्टीरियाज की पूरी कॉलोनीज़ बनती हैं। तो वो जो ग्रो हो रहे होते हैं उसको हम कल्चर कहते हैं। अब कोई भी इस तरह का माइक्रोबियल कल्चर है, जैसे बैक्टीरिया हो गया या कोई और हो गया, तो हम उसको जब स्टडी कर रहे होते हैं तो उसके लिए जो कल्चर जो आपका बनता है, जो एक मेजर कंपोनेंट होता है जिस बेस पे आप माइक्रोब्स ग्रो करते हैं, वो अक्सर औकात आगारोज होता है। फिर उसके बाद पेक्टिन्स आते हैं। पेक्टिन्स ज़्यादातर हमारे फ्रूट्स में होते हैं। जैसे जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जो थोड़े खट्टे फ्रूट्स होते हैं। जैसे आपके आ जाते हैं मैंगोज़ आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंगोज़ कह रही हूँ, आपके आ जाते हैं ऑरेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके जितने भी आ जाते हैं खट्टे आ जाते हैं। इसके अलावा आपके आ जाते हैं फ्रूटर्स आ जाते हैं। इसके अलावा लेमन आ जाता है। इसके अलावा ग्रेप फ्रूट आ जाता है। तो ये सब के सब जो हैं ये आपके सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, थोड़े खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं। और उसके अलावा एप्पल्स में होते हैं ये, ठीक है। तो इस तरह जितने भी आपके जो फ्रूट के अंदर सैक्स होते हैं छोटी छोटी, उनके अंदर पेक्टिन्स होते हैं। तो ये जो पेक्टिन्स हैं ये बने होते हैं गैलेक्टोयूरोनेट और रैमनोज से मिलकर। तो गैलेक्टोयूरोनेट और रैमनोज ये मिल के आपके पेक्टिन्स बना रहे होते हैं और पेक्टिन्स आपके फ्रूट्स के अंदर होते हैं। ये अक्सर जो आपके पेक्टिन्स हैं ये भी नॉन डाइजेस्टिबल होते हैं, एज अ डाइटरी फाइबर एक्ट करते हैं। उसके अलावा जो इनका एक कमर्शियल यूज़ है वो है जेलीज़ वगैरह बनाना। जितने भी आपके जैम्स बनते हैं ना, वो सिर्फ इसलिए बन रहे होते हैं क्योंकि फ्रूट्स के अंदर पेक्टिन्स होते हैं। तो पेक्टिन्स का ना इकट्ठा होने की एबिलिटी होती है, थिक होने की, जेलिंग टाइप एबिलिटी होती है इनकी। तो जेलीज़ और जैम्स फ्रूट्स के अंदर पेक्टिन्स होने की वजह से बनते हैं। हमने ज़्यादातर वेजिटेबल्स के जैम नहीं बनाए, हमने वेजिटेबल्स के चटनीज़ बनाते हैं और फ्रूट्स के जैम्स बनाते हैं, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर पेक्टिन्स होता है जिसकी वजह से जैम बनता है। और पेक्टिन आपका कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव है। उसके बाद आ जाएं ग्लाइकोप्रोटीन्स। सेवरल प्रोटीन्स आर कोवलेंटली बाउंड टू कार्बोहाइड्रेट्स विच आर रेफर्ड टू एज ग्लाइकोप्रोटीन्स। अच्छा, ग्लाइको मीनिंग आपका कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और प्रोटीन मीनिंग प्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स वो हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आपस में मिले हुए होते हैं और मिलके एक कंपोनेंट बनाते हैं। द कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन वेरीज फ्रॉम 1 to 90% बाई वेट। तो डिपेंड करता है किस टाइप की ग्लाइकोप्रोटीन है, वो उस पर डिपेंड करता है कि किस टाइप कितना कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होगा। डिफरेंट ग्लाइकोप्रोटीन्स के डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट कंटेंट्स होते हैं। अच्छा, समटाइम्स द टर्म म्यूकोप्रोटीन इज यूज्ड फॉर ग्लाइकोप्रोटीन in which carbohydrate concentration is more than 4%. तो हम ग्लाइकोप्रोटीन्स को म्यूकोप्रोटीन्स भी कहते हैं। अगर हम उनको म्यूकोप्रोटीन कह रहे हैं तो उससे आप यही मतलब लीजिएगा कि ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है।
और इसमें कार्बोहाइड्रेट की कंसनट्रेशन 4% से ज़्यादा होती है। Glycoproteins are very widely distributed in the cells and perform variety of functions. These include their role as enzymes, hormones, transport proteins, structural proteins and receptors. तो इनका रोल होता है अच्छा, ग्लाइकोप्रोटीन्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इनका फंक्शन ह्यूमन बॉडी में और बाकी लिविंग हायर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ में काफ़ी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं इनके, ठीक है। ये एक्ट कर रहे होते हैं एज एंजाइम्स, एज हार्मोन्स, एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, एज स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, ठीक है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स मतलब इस तरह के कंपोनेंट्स होते हैं जो डिफरेंट कंपोनेंट्स को ट्रांसफ़र कराते हैं बॉडी में। और इसके अलावा कई प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं, उनके रिसेप्टर्स बन रहे होते हैं, तो वो सब आपके ग्लाइकोप्रोटीन बना रहे होते हैं। ये कुछ आपकी सिलेक्टेड ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं और उनकी कुछ मेजर फंक्शंस हैं। कोलेजन एक आपकी ग्लाइकोप्रोटीन है, वो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन दोनों मिलके बना रहे होते हैं। कोलेजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में, ये हमारी बॉडी के टिश्यू स्ट्रक्चर्स में काम आता है। हाइड्रोलेसिस और प्रोटीएसिस ये दोनों एंजाइम्स हैं। इसके अलावा सीरियोप्लाज्मिन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। इम्यूनोग्लोबिन्स ये हमारे डिफेंस के अगेंस्ट काम करते हैं, ये हमेशा इम्यूनो मीनिंग इम्यूनिटी। ग्लोबुलिन्स ये आपके वो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं और इम्यूनो प्रोटीन से बना हुआ इम्यूनिटी वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोटीन्स होते हैं और वो कार्बोहाइड्रेट मिलके इम्यूनोग्लोबिन्स बनाते हैं और ये इन्फेक्शन के से लड़ते हैं। साइनोविल ग्लाइकोप्रोटीन्स ये लुब्रिकेशन में काम करते हैं बॉडी में, जहाँ भी लुब्रिकेशन चाहिए, जैसे जॉइंट्स के अंदर साइनोविल फ्लूइड होता है। थायरोट्रोपिन, एरिथ्रोपोइटिन ये हमारे हार्मोन्स हैं। ब्लड ग्रुप सब्सटेंसेस जैसे कि एंटीजेंस होते हैं, मतलब हम कहते हैं ना ABC ब्लड है, तो वो हम किस तरीके से हम चेक कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली हम एंटीजेंस के ज़रिए से चेक कर रहे होते हैं। तो ये जो ब्लड ग्रुप सब्सटेंसेस हैं इनके अंदर जैसे एंटीजेंस हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। फिब्रोनेक्टिन, लेमिनिन ये हमारी सेल टू सेल रिकग्निशन और एडिशन के लिए काम आते हैं। मतलब पता हो कि ये कौन से प्रोटीन कौन से सेल में जाना है, तो वो सेल टू सेल रिकग्निशन होती है, तो उसके लिए फिब्रोनेक्टिन यूज़ होता है। ट्रांजिट ये इसी तरीके से जैसे सेल टू सेल रिकग्निशन ऐसे जैसे हर सेल के बाहर नेम प्लेट लगी हो कि ये वाला सेल है, उसको हम सेल टू सेल रिकग्निशन कहते हैं, कि पता चले कि हमने कौन से सेल के अंदर जाना है, ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, फिब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में। तो ये सब के सब आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, इनके आपको नाम याद होने चाहिए और फंक्शंस याद होने चाहिए। अच्छा, इनमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना वो ये होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स में जो ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो होते हैं मैनोज, गैलेक्टोज, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन, जाइलोज, एल फ्यूकोज, एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड जिसको हम नाना कहते हैं। नाना एक सिलिक एसिड है। इसके अलावा कुछ हमारे ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो एंटीफ्रीज ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। अच्छा, अब ये जो प्रोटीन्स होते हैं ना ये वो होते हैं, हमारा जो समंदर है काफ़ी बड़ा है और अगर आप समंदर की डीपनेस नीचे जाते जा रहे हैं, जितना आप तह के नीचे जाएंगे वहाँ पे उतना प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा और उतना वो कोल्ड होगा, ठंडा होगा। उसके अलावा एंटार्कटिक एरिया में जहाँ पे बर्फ़ है, ये जो हमारा बर्फीला पोल है, तो वहाँ पे जो मछलियाँ होती हैं वहाँ पे तो फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है पानी का, तो वहाँ पे जो मछलियाँ होती हैं वो बिलो 2 डिग्री सेल्सियस रह रही होती हैं टेम्परेचर पे, और ये वो टेम्परेचर है जिस पे ब्लड फ्रीज़ हो जाता है। अब फ़िश का ब्लड भी अगर रहेंगी यहाँ पे तो फ़िश का ब्लड भी फ्रीज़ हो जाएगा, लेकिन इन फ़िश की बॉडीज़ के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन होता है। अब ग्लाइकोप्रोटीन क्या करता है, तो जहाँ मछली तैर रही होती है तो इर्द गिर्द का जो फ्रीजिंग वाटर होता है, वाटर का जो टेम्परेचर होता है जो मछली की स्किन की सरफेस पे लग रहा होता है, उसका ये टेम्परेचर लोअर कर देता है। और इसके अलावा जो आइस बनती है तो क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है, क्रिस्टल फॉर्मेशन में इंटरप्शन करता है ताकि क्रिस्टल्स ना बने और मछली फ्रीज़ ना हो जाए। तो एंटी फ्रीज ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं उनके अंदर 50 रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं ट्राइपेप्टाइड एलानिन एलेनिन थ्रियोनिन के, तो ये मिलके ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। और ये एंटी फ्रीज ग्लाइकोप्रोटीन भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम भी काफ़ी एंटी फ्रीज सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं, तो वो फिर ग्लाइकोप्रोटीन से ही मिलके बने हुए होते हैं। इसके अलावा ब्लड ग्रुप सब्सटेंसेस,
The blood group antigens of erythrocyte membrane contain carbohydrates as glycoproteins और glycolipids. अच्छा, तो मैंने आपको बताया कि हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है ABCD, ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो ABCD है. उसमें असल में ये होता है कि जो रेड ब्लड सेल है आपका, उसके ऊपर एक एंटीजन होता है. उस एंटीजन को हम रिकग्नाइज़ करके नाम दे देते हैं ABCD. D तो नहीं होता एक्चुअली, ABCO होता है. तो सॉरी, A, B और O होता है, ठीक है. तो ये जो आपके एंटीजेंस होते हैं ये बताते हैं कि ये कौन सा ब्लड है. और वो जो एंटीजेंस होते हैं, मतलब जो उनके ऊपर होते हैं जिनको हम रिकग्नाइज़ कर सकते हैं, वो एक्चुअली ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड से मिलके बने होते हैं. तो ये जो वो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, इनमें होता है एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन, गैलेक्टोज, फ्यूकोज, सीलिक एसिड. ये सब जो हैं इसमें होते हैं आपके ग्लाइकोलिपिड्स में और ग्लाइकोप्रोटीन्स में होते हैं. और ये सब आपके इन ब्लड ग्रुप सब्सटेंसेस में होते हैं. द कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ऑल्सो प्लेज अ डिटर्मिनेंट रोल इन ब्लड ग्रुपिंग. तो ब्लड को आप जिस तरीके से ग्रुप करते हैं वो उन एंटीजेंस की बेस पे करते हैं. वो जो एंटीजेंस है वो आपके कार्बोहाइड्रेट के से मिलके बने हुए होते हैं. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर हमारा लिपिड्स पर. लिपिड्स को देख लेते हैं. लिपिड्स आर of great importance to the body. They work as the chief concentrated storage form of energy. तो लिपिड्स की जो बॉडी में इम्पोर्टेंस है, लिपिड्स ग्रीक वर्ड लिपोस से मिलके बना है और लिपोस का मतलब लिटरली फैट ही होता है. तो जो लिपिड्स हैं इनका बॉडी में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये जो है कंसंट्रेटेड रिज़र्व होता है एनर्जी का. अच्छा, आपकी जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो आपको तकरीबन बॉडी में अगर 1 ग्राम आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वो आपको 4 किलो कैलोरीज एनर्जी देता है. मतलब अगर हम चेक करें ना कि 1 ग्राम में से हमें कितनी एनर्जी मिलेगी, कितनी कैलोरीज मिलेंगी, तो वो 4 किलो कैलोरीज होती हैं. अब फ़ैट को अगर हम देखें तो 1 ग्राम ऑफ फैट से हमें 9 किलो कैलोरीज एनर्जी मिल रही है. और 9 किलो कैलोरीज तकरीबन उसका डबल है, डबल से भी ज़्यादा 4 किलो कैलोरीज का. तो लिपिड्स जो होते हैं ये चीफ फॉर्म है, चीफ सोर्स हैं एनर्जी की. लिपिड्स हमारी बॉडी में जाके स्टोरेज साइट्स पे चले जाते हैं और जब भी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है तो फ़ैट की ब्रेक डाउन होती है और वहाँ से हमें एनर्जी मिलती है. ठीक है, तो ये हमारी बॉडी का आप कह लें एक सर्वाइवल फंक्शन है, एक सर्वाइवल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. इसके अलावा जब आपकी स्टार्वेशन होती है, आपकी फास्टिंग होती है, आपका नेक्स्ट मील होता है, या बीच में जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो अगर आपको एनर्जी चाहिए तो बॉडी फ़ौरन शट डाउन ना हो जाए, उसके लिए हमारी बॉडी में पहले से ही रिजर्व साइट्स होती हैं इस फैट की. अच्छा, इसके अलावा इसका सेकंड फंक्शन है रोल इन सेलुलर स्ट्रक्चर. हमारी जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं वो आपकी लिपिड से मिलके ही बनी होती हैं. उसके अलावा सेल के काफ़ी स्ट्रक्चर, सेल के ऑर्गेनल्स आपकी लिपिड्स से मिलके बनी हुई होती हैं, तो सेलुलर स्ट्रक्चर्स बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं. उसके अलावा दे हैव अ रोल इन वेरियस अदर बायोकेमिकल फंक्शंस. ये बायोकेमिकल फंक्शंस हम आगे पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या क्या फंक्शंस हैं, पर बॉडी के काफ़ी फंक्शनिंग में फ़ैट जो है वो वर्क कर रही होती है. तो इसीलिए ये हमारी बॉडी के लिए ग्रेट इम्पॉर्टेंस है. लिपिड्स may be regarded as organic substances relatively insoluble in water, soluble in organic solvents, related to fatty acids and utilized by living cells. तो जो लिपिड्स होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहते होते हैं. ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनके स्ट्रक्चर्स में कार्बन होता है. ये भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलके बने हुए होते हैं. उसके अलावा ये वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं. देखें, अगर आप एक ग्लास में पानी लेते हैं और आप उसके ऊपर ऑयल डालते हैं या फ़ैट डालते हैं तो आप देखेंगे कि फ़ैट पानी की सरफेस के ऊपर रहेगा. अब अगर आप उसको चम्मच से लाएं और बहुत अच्छे तरीके से लाएं तो थोड़ी देर के लिए जब तक वो हिल रहा होगा पानी, तब तक आपको लगेगा कि डिज़ोल्व हो गया है. लेकिन जैसे ही पानी स्टेबल होगा, अपनी शक्ल पे वापस आएगा, तो पानी नीचे होगा और ऑयल उसके ऊपर तैर रहा होगा. तो जो लिपिड्स होते हैं, फ़ैट या ऑयल, ये सब के सब जो होते हैं ये पानी में इंसॉल्युबल होते हैं.
लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आपके अल्कोहल और ईथर हैं, इनके अंदर ये सॉल्युबल होते हैं। उसके अलावा फैटी एसिड से रिलेटेड होते हैं, मतलब फैटी एसिड से मिलके बने हुए होते हैं, ज़्यादातर फैटी एसिड से मिलके बने होते हैं। और लिविंग सेल्स इनको कंज्यूम करते हैं, इनको यूटिलाइज करते हैं, इनको यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए। अनलाइक द पॉलीसेकेराइड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, lipids are not polymers. Furthermore, lipids are mostly small molecules. अच्छा, पॉलीसेकेराइड्स आपके कार्बोहाइड्रेट की जो ज़्यादा कम्प्लेक्स फॉर्म है वो पॉलीसेकेराइड्स हैं, ठीक है। पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन्स आपके ज़्यादातर बने हुए होते हैं पॉलीमर से मिलके, लॉन्ग चेन होती है आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है। तो जो आपके लिपिड्स होते हैं ये आपकी एक सिंपल सीधी लीनियर चेन नहीं होती है, ठीक है। ये क्या कहते हैं, ये उसके बजाय ये कंपैरेटिवली स्मॉल मॉलिक्यूल्स की शेप में होते हैं, ठीक है। तो देयर इज़ दैट डिफरेंस कि ये चेन्ड लीनियर फॉर्म में नहीं होते, ये स्मॉल मॉलिक्यूल फॉर्म में होते हैं। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स हैं क्या? लिपिड्स की काफ़ी सारी टाइप्स हैं, ठीक है। तो जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है वो है सिंपल लिपिड्स, कम्प्लेक्स लिपिड्स, डिराइव्ड लिपिड्स एंड मिसलेनियस लिपिड्स। अब ये चारों के चारों भी जो टाइप्स हैं ना, इनकी फर्दर सब क्लासेस हैं, इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सिंपल लिपिड्स, सिंपल लिपिड्स आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल्स एंड दीज आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। तो इसका मतलब ये है कि जो सिंपल लिपिड्स हैं आपके, वो फैटी एसिड्स से मिलके बने हुए हैं, मतलब फैटी एसिड्स के एस्टर्स हैं, और वो अल्कोहल से मिलके बने हुए हैं, मतलब उनमें फैटी एसिड्स होते हैं और अल्कोहल होती है, ठीक है। फैटी एसिड अल्कोहल से मिलके बने हुए होते हैं। फैटी एसिड्स और अल्कोहल कंबाइन होकर सिंपल लिपिड्स बनाते हैं। अब इनकी भी दो टाइप्स हैं, एक टाइप है फैट और ऑयल और दूसरी टाइप है वैक्सेस। तो जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं, इनमें जो अल्कोहल पार्ट होता है वो ग्लाइसरोल होता है, ठीक है। ये होते हैं एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लाइसरोल, ठीक है, ग्लाइसरोल से मिलके बने होते हैं। फ़ैट और ऑयल दोनों ऐसे होंगे, दोनों में ऐसे ही होता है कि फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल से मिलके बने होते हैं, लेकिन जो डिफरेंस है फैट्स और ऑयल का वो फिज़िकल है। मतलब ये है कि जो फ़ैट होती है वो सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे, और जो ऑयल होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, और इसकी बेस पे हम इनको सिंपल लिपिड्स को क्लासिफाई कर देते हैं इन फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है। जैसे आप देख लें, आपका जो घी है वो आपका सॉलिड होता है, ठीक है, और जो आपका ऑयल है वो लिक्विड होता है, ठीक है, जैसे वेजिटेबल ऑयल वगैरह है, तो वही आपके फ़ैट और ऑयल है। इसके बाद आपके आते हैं वैक्सेस। वैक्सेस जो होते हैं ये होते हैं आपके एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल्स अदर देन ग्लिसरॉल। तो इसमें फैटी एसिड्स अल्कोहल की में ग्लिसरॉल की बजाय दूसरे अल्कोहल के साथ मिलके बने हुए होते हैं। अब जो वैक्सेस होते हैं इनमें जो अल्कोहल होता है वो एलिफैटिक भी हो सकता है और एलिसाइक्लिक भी हो सकता है, इनको हम फर्दर आगे देखेंगे। वैक्सेस आपकी नॉर्मली ये जो आपको बाज़ार में कैंडल्स और लुब्रिकेंट्स और कॉस्मेटिक्स, ऑइंटमेंट्स, पॉलिशेस वगैरह, इन सब में आपकी वैक्स होती है, ठीक है। ये जो आपकी फर्नीचर की पॉलिश होती है उसमें भी वैक्स होती है। आपकी कैंडल्स के अंदर आपके जितने लुब्रिकेंट्स होते हैं, कॉस्मेटिक्स होते हैं, ठीक है, जेली टाइप आपकी जो एक जितनी भी आपकी ये आ जाती है ना, ये सब वैक्सेस होती हैं। और वैक्सेस जो हैं आपके लिपिड्स के अंदर आती हैं, ब्रॉडली ये लिपिड्स के अंदर कैटेगराइज होती हैं। फिर आपके आ जाते हैं कम्प्लेक्स लिपिड्स। These are esters of fatty acids with alcohol containing additional groups such as phosphate, nitrogenous base, carbohydrate, protein। अच्छा, अब ये भी एस्टर्स हैं, मतलब इनमें भी एस्टर्स का मतलब होता है आपकी बेस, आपका जो बेसिक यूनिट है वो, ठीक है। तो ये भी इनके जो एस्टर्स होते हैं वो यही होता है, इनमें भी फैटी एसिड अल्कोहल से मिलके बना होता है, जैसे आपकी वैक्सेस में था, ठीक है, लेकिन या जैसे आपकी सिंपल लिपिड्स में था, ठीक है।
लेकिन इनमें क्या होता है कि आपका जो इसके अलावा भी फर्दर ग्रुप्स भी इनमें अटैच होते हैं, मतलब इनके अंदर फॉस्फेट या कोई नाइट्रोजनस बेस या कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन, इन तरह का कोई भी और कंपोनेंट भी मिला होता है, इसलिए हम उसको कंपाउंड लिपिड या कम्प्लेक्स लिपिड कहते हैं, मतलब कि उसके अंदर और भी कंपोनेंट्स अटैच्ड होते हैं। कंपाउंड का मतलब होता है मेनी, ठीक है। तो दे आर फर्दर डिवाइडेड एज फॉलोज। फॉस्फोलिपिड्स, सबसे पहले कम्प्लेक्स लिपिड्स में आते हैं फॉस्फोलिपिड्स। अब नेमिंग, आप नेम देखें, फॉस्फोलिपिड है, इसका मतलब है कि इसके अंदर फॉस्फोरस होगा और लिपिड होंगे, ठीक है। दे कंटेन फॉस्फोरिक एसिड एंड फ्रीक्वेंटली आर नाइट्रोजनस बेस इन एडिशन टू अल्कोहल एंड फैटी एसिड्स। अल्कोहल और फैटी एसिड्स के साथ उनके अंदर फॉस्फोरिक एसिड या नाइट्रोजनस बेस होती है। अब फॉस्फोलिपिड्स की दो टाइप्स हैं, ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स एंड स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स में ग्लाइसरोल होता है एज इन द फॉर्म ऑफ अल्कोहल, मतलब इनके अंदर जो अल्कोहल ग्रुप होगा ना वो ग्लाइसरोल होता है, जैसे लिसिथिन, सेफलिन। लिसिथिन आपका एक कंपोनेंट है, वो आपकी जैसे मायनीज़ है, तो मायनीज़ आपकी कैसे बन रही होती है? मायनीज़ एक्चुअली आपकी सॉल्युबल फैट है, फैट को पानी के अंदर मिलाया हुआ होता है, ठीक है। तो असल में तो नहीं मिल सकती, ठीक है, लेकिन लिसिथिन की वजह से आपका जो फैट है वो ऑयल के अंदर सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। तो ये उसको मतलब मिक्स कर देते, तो लिसिथिन आपकी एग योक के अंदर होता है, ठीक है। ये आपके फैट को सॉल्युबल करा रही होती है एक्चुअली। तो ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स ये वो हैं फॉस्फोलिपिड्स हैं जिनमें फैटी एसिड्स ग्लाइसरोल के साथ होते हैं और इनके अंदर फॉस्फोरस भी होता है या नाइट्रोजनस बेस भी होता है, ठीक है। मतलब इनमें जो अल्कोहल पार्ट होगा वो ग्लाइसरोल होता है, इसलिए ये ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स हैं। फिर स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स आते हैं, इनके अंदर स्फिंगोसिन जो होता है वो अल्कोहल जो होता है वो स्फिंगोसिन होता है। ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स में जो अल्कोहल पार्ट होता है वो ग्लाइसरोल होता है, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स में जो अल्कोहल पार्ट होता है वो स्फिंगोसिन होता है। और इसकी एग्जांपल है स्फिंगोमाइलिन, ये आपका जो नर्व्स का पार्ट होता है ना, एंड हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें जो नर्व्स होती हैं उनका पार्ट होता है ये। फिर इसमें आ जाते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। अच्छा, पहले फॉस्फोलिपिड्स हो गए जिनमें आपका जो है अल्कोहल और फैटी एसिड्स के साथ जो था वो फॉस्फोरस या नाइट्रोजनस बेस था। ग्लाइकोलिपिड्स में इनके अंदर फैटी एसिड होता है और कार्बोहाइड्रेट या नाइट्रोजनस बेस होती है, ठीक है। तो ये मतलब ग्लाइकोलिपिड्स मतलब ये लिपिड्स आपके कार्बोहाइड्रेट्स के साथ मिलके बने होते हैं। और अल्कोहल जो होता है वो स्फिंगोसिन होता है, ठीक है। फैटी एसिड होता है, अल्कोहल होता है, अल्कोहल जो कि स्फिंगोसिन है, और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजनस बेस होती है, ठीक है। इसको हम कभी बार इनको हम ग्लाइकोस्फिंगो लिपिड्स भी कहते हैं, ताकि मतलब पता लगे कि जो अल्कोहल बेस है वो स्फिंगोसिन है। इसके अंदर ग्लाइसरोल और फॉस्फेट नहीं होता, ठीक है। जैसे कि सेरेब्रोसाइड्स और गैंग्लियोसाइड्स ये आपके ब्रेन में होते हैं, और गैंग्लियोसाइड्स आपकी जो गैंग्रीन होता है उसके अंदर होते हैं। उसके बाद आते हैं लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन्स जो होते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूलर कम्प्लेक्सेस होते हैं लिपिड्स के और प्रोटीन्स के, मतलब लिपिड्स प्रोटीन के साथ मिलके बने हुए होते हैं। और अदर कम्प्लेक्स लिपिड्स, ये जो बाकी कम्प्लेक्सेस हैं वो ये होता है लिपिड्स डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ मिले होते हैं, जैसे सल्फोलिपिड सल्फेट के साथ मिले होते हैं, अमाइनोलिपिड्स अमाइनो एसिड्स के साथ मिले होते हैं, लिपोपोलीसेक्राइड्स पॉलीसेक्राइड्स के साथ मिले होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड्स जो होते हैं ये दीज आर डेरिवेटिव्स ऑब्टेन्ड ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल एंड कम्प्लेक्स लिपिड्स, दे पोजेस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिपिड्स। अच्छा, जो आपके डिराइव्ड लिपिड्स हैं ये सिंपल और कम्प्लेक्स लिपिड्स की हाइड्रोलिसिस से मिलके बने होते हैं। मतलब इनमें होता क्या है कि सिंपल और कम्प्लेक्स लिपिड्स की हाइड्रोलिसिस से और इनके अंदर फर्दर और कंपोनेंट्स के मिक्सचर से ये जो एक डिराइव्ड लिपिड मतलब जो बाय प्रोडक्ट आता है ना वो होते हैं। इनके भी ये जो डिराइव्ड लिपिड्स हैं ये क्योंकि उनकी हाइड्रोलिसिस से मिलके बने हुए होते हैं, तो इसीलिए इनके करेक्टरिस्टिक्स लिपिड्स के जैसे ही होते हैं, और इसलिए हम इनको लिपिड्स में ही इंक्लूड करते हैं।
इनके अंदर आ जाते हैं, दीज इंक्लूड ग्लाइसरोल एंड अदर अल्कोहल्स, फैटी एसिड्स, मोनो एंड डायसाइल ग्लिसरोल्स, फैट सॉल्युबल विटामिन, स्टीरॉयड हार्मोन्स, हाइड्रोकार्बन्स, कीटोन बॉडीज़। ये सब के सब असल में डिराइव्ड लिपिड्स हैं, मतलब लिपिड्स की ब्रेक डाउन से जो बाय प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं ना, ये वो हैं। मतलब फैटी एसिड्स आपको मिलते हैं, अल्कोहल्स मिलते हैं। तो इनमें फैट सॉल्युबल विटामिन्स आपको मिलते हैं, स्टीरॉयड्स मिलते हैं, मोनोडायसाइल ग्लिसरोल्स मिलते हैं, कीटोन बॉडीज़ मिलती हैं। कीटोन बॉडी भी आपकी डिराइव लिपिड है, इसको भी हम फर्दर देखेंगे, ठीक है। फिर ये आपने याद रखना है कि ये एक्चुअल में सिंपल और कम्प्लेक्स लिपिड्स के हाइड्रोलिसिस से मिल रहे होते हैं। मिसलेनियस लिपिड्स, these include a large number of compounds possessing the characteristics of lipids. मिसलेनियस लिपिड्स जो हैं ये वो कंपाउंड्स हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिपिड्स जैसी होती हैं, जैसे कैरोटीनाइड्स हैं। कैरोटीनाइड्स आपका जो होते हैं वो विटामिन ए की जो हैं आपके लिए एस्टर्स होते हैं। विटामिन ए आपका फैट सॉल्युबल विटामिन है। हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि पेंटाकोसेन, ये बीज वैक्स के अंदर होता है। और टर्पन्स आपके टर्पनडाइन ऑयल से मिलता है, ठीक है। तो ऑल्दो वो ऑयल है लेकिन वो एक्वस मीडियम में है, तो वो भी मिसलेनियस लिपिड है। न्यूट्रल लिपिड्स, ये वो सारे के सारे लिपिड्स होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होता, ठीक है। इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए हम इनको न्यूट्रल लिपिड्स कहते हैं। इनके अंदर मोनो, डाई, ट्राइसाइल ग्लिसरोल्स आते हैं, कोलेस्ट्रॉल आता है और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स आते हैं। ये सब के सब जो हैं न्यूट्रल लिपिड्स हैं। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आगे से हम फैट को ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन। अल्लाह हाफिज़।